वेलकम टू पथ एजुकेशन सेंटर। सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल पथ एजुकेशन सेंटर में स्वागत है। आइए बेसिक ऑफ इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर 1 करते हैं। इसी के साथ कुछ कहना चाहते हैं। अगर हमारे यूट्यूब चैनल पे अगर पहली बार आए हों तो उसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करें। जानते हैं बेसिक ऑफ इलेक्ट्रिसिटी क्लास फर्स्ट। बेसिक ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, बेसिक ऑफ इलेक्ट्रिक सिटी, विद्युत का मूल। विद्युत का मूल क्लास फर्स्ट है, ठीक है। 0 से स्टार्ट करते हैं और टॉपिक वाइज और टाइप वाइज पढ़ते हुए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो विद्युत का मूल में जानेंगे। विद्युत सर्वप्रथम क्या है हमारे पास? विद्युत यानी कि इलेक्ट्रिक क्या है? विद्युत क्या है बताओ? विद्युत क्या है? विद्युत एक प्रकार की क्या है? ऊर्जा है। विद्युत क्या एक प्रकार की ऊर्जा है, ठीक है। विद्युत क्या एक प्रकार की ऊर्जा। और ऊर्जा क्या है? ऊर्जा एक ऐसी चीज़ है जिसे ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। इसे क्या करते हैं? एक रूप से दूसरे रूप में बदला जा सकता है, ठीक है। ना तो इसे उत्पन्न कर सकते हैं और ना ही इसे नष्ट कर सकते हैं। बस कर क्या सकते हैं? इसे एक रूप से दूसरे रूप में बदल सकते हैं, ठीक है। वही है ऊर्जा। अब ऊर्जा हमारी किससे प्राप्त होती है? तो ऊर्जा किससे प्राप्त होती है? अनेक प्रकार के अलग अलग पदार्थों से प्राप्त होती है, ठीक है। जैसे सेल है, सेल में एसिड से प्राप्त होती है, ठीक। जनरेटर से क्या से प्राप्त होती है? ईएमएफ द्वारा उत्पन्न होती है। तो सब क्या है? एक प्रकार के पदार्थ हैं। अलग अलग पदार्थ से अलग अलग प्रकार की ऊर्जा प्राप्त हो रही है हमें, ठीक। तो ऊर्जा कहाँ से प्राप्त होती है? हमारी पदार्थों से, ठीक है, पदार्थों से। अब पदार्थ कई प्रकार के होते हैं हमारे? पदार्थों से जो प्राप्त हो रही है, पदार्थ जो है हमारे 3 प्रकार के पदार्थ जो है हमारे पास, वो है हमारे पास 3 प्रकार के हैं। ठोस, एक है हमारे पास द्रव और एक क्या हमारे पास? गैस। एक है गैस। तो पदार्थ, ठोस, द्रव, गैस। ठोस का मतलब है जैसे ठोस में होते हैं हमारे, ठोस का कहते हैं आकार तथा आयतन, जिसका दोनों क्या होते हैं? आकार भी निश्चित हो और आयतन भी निश्चित हो। आयतन का मतलब क्या? लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों क्या हो? फिक्स हो बिल्कुल। तो वो क्या होगा? हमारा आयतन निश्चित होगा तो क्या हो जाएगा? हमारा ठोस। और द्रव क्या होगा? इसमें क्या हो? हमारा आकार अनिश्चित हो। मतलब अगर नली में अगर दूध या पानी को अगर डालना है तो नली का आकार ले लेगा। किसी अगर पात्र में अगर डालना है तो वो गोल आकार ले लेगा, ठीक है। और अगर द्रव को मान ली सिलेंडर के आकार में डालना है तो सिलेंडर का आकार ले लेगा, ठीक है। मतलब द्रव को जिस बर्तन के आकार में डालेंगे उसी बर्तन का आकार ले लेता है वो, ठीक है। यानी कि द्रव का क्या करेंगे? आकार अनिश्चित तथा आयतन क्या है उसका? निश्चित है। और गैस का आकार तथा आयतन दोनों अनिश्चित। तो ठोस का एग्जाम्पल क्या है हमारे पास? ठोस ऐसे चांदी है, ठीक है, और क्या? सोना है और लोहा इत्यादि। लोहा है और क्या? लकड़ी भी है, ठीक। द्रव क्या हो जाएंगे? द्रव लिक्विड यानी तरल, जो क्या हो? तरल यानी तरल क्या होते हैं? पतले रूप में जो होते हैं, जैसे पानी। तो जो है हमारे पास कैसे हो जाएंगे? जैसे द्रव हमारे पास एग्जाम्पल हो जाएगा जैसे क्या? पानी, ठीक, तेल और दूध इत्यादि सभी चीज़ें क्या जाएंगी हमारी? द्रव। अब गैस क्या हो जाएंगी? गैस वे वस्तु होती हैं जिनका क्या होता है? आकार तथा आयतन दोनों अनिश्चित होते हैं, जिनके ना तो आकार निश्चित है ना ही आयतन निश्चित है। पता ना कितने आयतन में और कितने आकार में है, किस प्रकार से है, कोई निश्चित नहीं है, ठीक है। तो वो क्या होती है हमारी? गैस क्या होती है? CO2 है, ठीक है, O2 है और LPG इत्यादि, ठीक है। ये हमारी क्या होती है? हमारी गैसें होती हैं जिनका आकार तथा आयतन तीनों क्या होते हैं? दोनों क्या होते हैं? अनिश्चित होते हैं, ठीक। विद्युत एक प्रकार की ऊर्जा कैसे प्राप्त होगी? हमारी पदार्थों से। पदार्थ की क्या अवस्था होंगी? 3, ठोस, द्रव, गैस। और वे अवस्थाएं कैसी होंगी? देखो, ठोस होगी वो अवस्था जिसमें आकार तथा आयतन दोनों का हो, वो निश्चित हो। और द्रव क्या होंगे? जिसमें आकार अनिश्चित लेकिन आयतन निश्चित हो।
ठीक है। गैस वह अवस्था जिसमें आकार और आयतन दोनों के दोनों क्या हो, अनिश्चित हो, वे हो जाएंगी हमारी गैस। ठीक है, तो पदार्थ की हमने तीनों अवस्थाएं देखी। अब ये तीनों अवस्थाएं कहाँ कहाँ, इनमें क्या पदार्थ, ठीक है, ये हमारी किस चीज़ से प्राप्त होती हैं, कैसे प्राप्त होती हैं, वो हम आगे देखते हैं। ठीक, हमारे पास किससे प्राप्त होती है, ये अणु। उसके बाद क्या है हमारे पास, अणु। ठीक है, क्या है हमारे पास, अणु, जिसे कहते हैं मॉलिक्यूलस। अणु, अणु हमारे कैसे बनी है, छोटे छोटे सूक्ष्मतम परमाणुओं से, मतलब छोटे छोटे परमाणुओं से मिलकर बना है। अणु कैसे, अणु जो है हमारे परमाणु से मिलकर बना होता है। ठीक है, और एक पॉइंट ये हो गया। दूसरा पॉइंट क्या है, अणु क्या है, प्रकृति में स्वतंत्र अवस्था में रहता है। अणु क्या है, प्रकृति में स्वतंत्र अवस्था में रहता है। ठीक है, अणु क्या है, प्रकृति में स्वतंत्र अवस्था में रहता है, लेकिन परमाणु स्वतंत्र अवस्था में नहीं रहता है। अणु स्वतंत्र अवस्था में रहता है, परमाणु होगा तो वो स्वतंत्र अवस्था में नहीं रहेगा। ठीक है, रहेगा अणु। उसके बाद क्या है हमारे पास, परमाणु। उसके बाद क्या है हमारे पास, परमाणु। ठीक है, उसके बाद है हमारे पास परमाणु। परमाणु, परमाणु जैसे क्या कहते हैं, एटम। इंग्लिश में क्या कहते हैं, एटम। ठीक है, वह सूक्ष्म पदार्थ, वह सूक्ष्म पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया में क्या करे, भाग ले सके। वह सूक्ष्म पदार्थ, छोटे छोटे कण जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले सके तथा उसी रासायनिक अभिक्रिया द्वारा क्या हो, अलग, यानी कि पृथक किया जा सके। ठीक है, क्या कहलाते हैं, परमाणु कहलाते हैं, परमाणु कहलाते हैं। ठीक, दूसरा पॉइंट, परमाणु क्या होते हैं, प्रकृति में स्वतंत्र अवस्था में रहते हैं। परमाणु प्रकृति में स्वतंत्र अवस्था नहीं पाया जाता है। ठीक है, पाया क्या जाएगा स्वतंत्र अवस्था में, अणु, लेकिन परमाणु जो है प्रकृति में स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाया जाता है। अब परमाणु जो है हमारा स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाया जाता, तो परमाणु जो है हमारा बनता किन किन चीज़ों से है, देखो जैसे अणु किससे मिलकर बना है, परमाणुओं से। अब परमाणु किससे मिलकर बना है हमारा, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन से। तो परमाणु लिखेंगे, परमाणु हमारा इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और किससे मिलकर बना है, न्यूट्रॉन से मिलकर बना है। ठीक है, तीन चीज़ों से मिलकर बना है कौन, परमाणु, इलेक्ट्रॉन से, प्रोटॉन से और किससे, न्यूट्रॉन से। ठीक है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन से। अब किस पर कितना चार्ज होता है, किसका कितना मान है आवेश का, ठीक है, और द्रव्यमान का कितना मान है, वो अभी हम सारणी में देखते हैं। ठीक है, टेबल अपनी याद करेंगे। ठीक, टेबल देखते हैं इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की। ठीक, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की। अब हमारे पास है टेबल है। ठीक है, यहाँ पर क्या है हमारे पास, पदार्थ हैं। ठीक,
इसमें क्या है हमारा इलेक्ट्रॉन, फिर है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ठीक है, ठीक है हमारे पास। अब यहाँ पर जाए हमारे पास आवेश, क्या ही जाएगा वो आवेश, और उसके बाद ही जाएगा हमारा आवेश का मान। यहाँ पर अगले में होगा आवेश, कि आवेश होता है तो कैसा आवेश होता है, उसके बाद आवेश का मान कितना होता है, कि उसका कितना मान होगा। ठीक है, उसके बाद क्या आ जाएगा हमारे पास द्रव्यमान। क्या आ जाएगा द्रव्यमान, मतलब द्रव्यमान एक प्रकार क्या है भार, मास, इसे कहते हैं मास। ठीक है, द्रव्यमान। ठीक है, द्रव्यमान की थोड़ी लाइन बड़ी करेंगे, ये हमारे पास द्रव्यमान। ठीक, ठीक है। अब आगे बात इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन पर कैसा चार्ज होगा हमारा, नेगेटिव चार्ज होगा। ठीक है, प्रोटॉन से कैसा लग रहा है, समझ गई, नाम से कैसा लग रहा है, प्रोटॉन फॉर पॉजिटिव। कैसा चार्ज होगा हमारे पास, पॉजिटिव, यानी कि ऋण आवेश होगा, इस पर धन आवेश होगा। न्यूट्रॉन मतलब न्यूट्रल, कोई भी आवेश नहीं। ठीक है, यानी कि इस पर क्या है नेगेटिव चार्ज है, तो -1.6 गुणा 10⁻⁻⁰ और कूलाम। ठीक है, 19 कूलाम का आवेश होगा किस पर, इलेक्ट्रॉन पर। माइनस है, जो ध्यान रखना है, नेगेटिव चार्ज है तो क्या है नेगेटिव चार्ज आने हैं, बाकी का मान दोनों का सेम रहता है इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन को, केवल क्या है इसकी दिशा अलग अलग होती है। ठीक है, तो इसका क्या है +1.6 गुणा 10⁻⁻⁰ कूलाम। ठीक है, और न्यूट्रॉन पर आवेशहीन, ये कैसा होता है हमारे पास, आवेशहीन होता है, इस पर कोई भी आवेश नहीं रहता है। इलेक्ट्रॉन पर आएगा -1.6 गुणा 10⁻⁻⁰ कूलाम का आवेश, प्रोटॉन पर आएगा +1.6 गुणा 10⁻⁻⁰ कूलाम आवेश, न्यूट्रॉन पर आएगा कोई भी आवेश नहीं। अब इनका द्रव्यमान कितना कितना होगा। ठीक है, द्रव्यमान लिखेंगे तो लिखेंगे 1.67। ठीक है, 1.67 गुणा 10⁻⁻27 kg। किसका, न्यूट्रॉन का। किसका हो गया ये हमारे न्यूट्रॉन का। अब प्रोटॉन को लिखेंगे तो लिखेंगे 1.67 गुणा 10⁻⁻27 kg, दोनों के सेम होते हैं। ठीक, और इलेक्ट्रॉन को क्या हो जाएगा 9.1 गुणा 10⁻31 kg। ठीक है, ये क्या हो गया हमारे द्रव्यमान हो गया, हमारा भार हो गया इतना। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान 9.1 गुणा 10⁻31 के kg और 1.67 गुणा 10⁻27 kg, और दोनों क्या है हमारे सेम। ठीक है, अब क्या होगा हमारा क्वेश्चन जो होगा, अब ये काम है इस टाइम kg में। अभी क्वेश्चन कह दे एग्जाम में कि ये हमारे ग्राम में, जैसे ऑप्शन होता है भाई काम है ग्राम में, तब ग्राम में ऑप्शन दिए होंगे तो हमें दिक्कत हो जाएगी। तो ग्राम में हमें एक प्रकार का कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि ग्राम में आएंगे तो हमें kg में एक फॉर्म हम याद कर लें, दूसरी फॉर्म अपने आप कर सकें। तो हमारे पास ये चीज़ क्या है ग्राम में, मान ली हम न्यूट्रॉन को उठाते हैं, किसको, न्यूट्रॉन को उठाते हैं। ठीक, कितना 1.67 10⁻⁻27 kg है। ठीक है, इसे हमें काम बदलना है, इसे हमें ग्राम में बदलना है, काम में ग्राम में। ठीक है, जब ग्राम में बदलेंगे तो कभी भी देखी होगी, मान ली 1 kg है, यहाँ पर देखनी है हमें 1 kg है, 1 किलोग्राम है। ठीक है, अब इसे काम बदलेंगे हम ग्राम में, इसे काम बदलने में ग्राम में। तो 1 kg को ग्राम में बदलने के लिए 1 kg में कितने ग्राम होता है, 1000 ग्राम। यानी कि हम समझेंगे कि 1 kg में ग्राम में 1000 है, यानी कि किससे भाग करके 1000 लागू हुए, 1000 से गुणा करके। जैसे 2 kg होता तो किससे गुणा करी गई होगी, 1000 गुणा 2, तो कितने हो जाते हैं 2000 ग्राम, 2000 ग्राम। ऐसे यहाँ पर है 1 kg तो कितने से गुणा 1 गुणा 1000। ठीक है, किससे गुणा हो रही है हमारी, तो ये हो जाते हैं हमारे 1000 ग्राम। यानी कि kg से किससे kg टू ग्राम बदलने के 1000 से गुणा, 1000 से गुणा। ठीक है, kg टू ग्राम में अगर बदलेंगे तो 1000 से गुणा,
और 1000 का मतलब हमारा क्या है, 10 की घात 3, 10 की घात 3, ठीक है, 10 की घात 3। अब ये हमारे पास केजी, तो यानी कि 10 की घात 3 से अगर गुणा कर देंगे 1000 के से गुणा का मतलब क्या, 10 की घात 3, यानी कि 3 जीरो हैं तो 10 की घात 3, 4 जीरो होते 10 की घात 4, 5 जीरो होंगे तो 10 की घात 5, जितने जीरो उतनी ही पावर लगती है। कहीं पर 10 की घात 6, जैसे माइक्रो सेकेंड 10 की घात -6 होता है, इसको मतलब क्या है, उस पर 10 की घात -6 को मतलब 10 पर उस पर 6 जीरो हैं लगे हुए। जैसे नैनो है 10 की घात -9 होता है, तो उसमें क्या करते हैं, कितने जीरो हैं उसमें, 9। एंगस्ट्रॉन 10, यानी कि उसमें कितने जीरो, 10 जीरो, पावर होती है 10 की 10। तो यहाँ पर क्या करेंगे हम, 1.67 गुणा 10 की घात -27 केजी है, क्या बदलने ग्राम में, यानी गुणा कितने से करने हैं हमें, 1000 से, 1000 से गुणा करने हैं। 1000 का मतलब क्या करेंगे, 10 की घात 3 से गुणा, ठीक। अब यहाँ पर पावर कितनी है, -27। आधार जब क्या रहे, बेस क्या रहे, सेम, जब बेस सेम रहे तो गुणा में घातें क्या होती हैं, जुड़ती हैं, गुणा में घातें जुड़ती हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, 1.67 गुणा 10 की घात -27 है, यहाँ 10 की घात कितना है, 3 है, तो 1.67 गुणा इतना तो सेम रहेगा, 10 की घात जे है -27, जे है +3, तो -27 +3 करेंगे तो मान किसका आएगा भाई, -24, यही तो आएगा। सिंपल को सॉल्व करेंगे हम, कैसे सिस्टम सीखेंगे धीरे धीरे, ठीक है। तो -27 यहाँ पर +3, तो किसके बचेंगे, जिसके ज़्यादा है उसी के बचना, सिंपल बात है। तो माइनस के बचेंगे कितने, 24, -24, और जो 10 की घात जब 3 से गुणा कर दी तो हमने जो क्या ही हो गया अब, ग्राम, क्या हो गया ये, ग्राम, बस यही आंसर है हमारा, ठीक है। तो ये किसका आ गया, न्यूट्रॉन का, न्यूट्रॉन का आ गया 1.67 गुणा 10 की घात -24 ग्राम, ठीक है। ग्राम में अगर बदलेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा, न्यूट्रॉन का बदला हमने, ठीक है, 1.67 गुणा 10 की घात, और डायरेक्ट ध्यान रख लेंगे कि केजी से ग्राम में अगर बदल लें तो 3 माइनस में अगर पावर है तो 3 जीरो नीचे लेकर आने हैं, 3 पावर कम कर देंगे, अगर प्लस में पावर होगी और ग्राम बदलें तो 3 जीरो, तो 3 पावर क्या होगी, बढ़ जाएगी। अगर यहाँ माइनस का अगर मैं चिन्ह हटा दूँ और केजी है, अब इसे ग्राम में कन्वर्ट करूँ, कितना हो जाएगा, 30 ग्राम, यानी कि तब पावर हो जाएगी 10 की घात 31, वो 30 ग्राम, ठीक है, 31 आ रहा है, बार बार ध्यान, क्या आ जाएगा, 30 ग्राम, ठीक है। सब क्या आ जाएगा, मान कम आएगा 24, और ये हो जाएगा ग्राम। इसी प्रकार से ये हो जाएगा 1.67 गुणा 10 की घात -27, और क्या, ग्राम, मतलब 3 यहाँ पर भी यहाँ कम होंगे तो 24 ग्राम। इसी प्रकार से यहाँ 9.1 10 की घात माइनस के कितने हो जाएंगे, यहाँ 3 घटेंगे तो 28 और ग्राम, ठीक है, यानी 1.67 10 की घात -24 ग्राम में हमारे पास मान आ गया। ये सब हमने देख लिया किस तरह से कैसे कैसे करके आया, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसमें एक एक्चुअल वैल्यू कभी कभी क्या पूछेगा, जैसे मान लीजिए ये तो हमारे पास मान हो गए, कभी कभी क्या पूछेगा कि न्यूट्रॉन प्रोटॉन निम्न में से, यहाँ पर क्वेश्चन इस तरह से DMR से पूछा 2017 में पूछा था, निम्न में से सबसे अधिक द्रव्यमान किसका है, द्रव्यमान किसका है, तो वहाँ पर ऑप्शन थे इलेक्ट्रॉन, बी था प्रोटॉन, सी था न्यूट्रॉन और डी था नॉन। तो इसमें हमें क्या करना पड़ेगा, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मान तो लगभग बराबर है, तो न्यूट्रॉन हमें पता चल जाएगा इलेक्ट्रॉन की हाँ सबसे कम है, कि इलेक्ट्रॉन का मान क्या है हमारा, सबसे कम है। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन सबसे बराबर, लेकिन इनका एग्जैक्ट मान कितना है, जब तक ये मालूम हमें नहीं होगा कि बिल्कुल फिक्स वैल्यू कितनी है, बिल्कुल फिक्स वैल्यू कितनी है, तब तक निकालना मुश्किल पड़ जाएगा। तो यहाँ पर इसका मान होता है 1.6749 गुणा 10 की घात -27 kg, और इसका होता है 1.6726 गुणा 10 की घात -27 kg। यहाँ 26, यहाँ है 49। तो अब इससे डिफाइन हो जाएगा हमारा, जब बिल्कुल क्लियर मालूम है हमें
मान अगर ये डिफाइन करने के लिए आएगा तब हमें बिल्कुल एवरेज, बिल्कुल एक्यूरेट मान हमें मालूम होना चाहिए कि कितना होता है। इलेक्ट्रॉन का सबसे कम, न्यूट्रॉन का सबसे अधिक और प्रोटॉन का सबसे कम। तो न्यूट्रॉन का क्या हो जाएगा हमारे पास सबसे अधिक, तो पूछा सबसे अधिक किसका, तो हो जाएगा तो न्यूट्रॉन का। ठीक है, तो हम इसके लिए अब लिख लेंगे यहाँ पर एक ही लाइन में यहाँ पर लिख लेंगे। अगर मान अगर लिखने के लिए आएगा तो डायरेक्ट बताना पड़ेगा, तो हमें ये याद होनी चाहिए टेबल, तब हम बता पाएंगे। अगर हमें याद नहीं है और ये पूछा है कि सबसे बड़ा कौन है, सबसे छोटा कौन है, या दो बीच में कौन है, तो हम यहाँ से निकाल देंगे। तो द्रव्यमान जो सबसे अधिक होता है वो होता है न्यूट्रॉन का। किसका अधिक होता है, सबसे अधिक न्यूट्रॉन का, फिर किसका, प्रोटॉन का, और सबसे कम होता है हमारे इलेक्ट्रॉन का। ये हो गया हमारे पास द्रव्यमान। द्रव्यमान की बात हो गई, ये हो गया। उसके बाद पूछता है गतिशीलता यानी कि वेग, एक प्रकार क्या है वेग, चाल सबसे अधिक किसकी है ये पूछेगा। तो सबसे अधिक गतिशीलता किसकी होती है, गतिशीलता बराबर होती है 1/, द्रव्यमान, यानी कि हो जाता है म्यू बराबर 1/, मास यानी 1/, द्रव्यमान, यानी कि गतिशीलता सबसे अधिक किसकी होगी, उसकी होगी जिसका सबसे कम क्या हो, द्रव्यमान हो। तो सबसे अधिक गतिशीलता किसकी हो जाएगी, इलेक्ट्रॉन की। तो इलेक्ट्रॉन की सबसे अधिक गतिशीलता, उसके बाद प्रोटॉन की, और उसके बाद न्यूट्रॉन की। सबसे अधिक गतिशीलता किसकी होगी, इलेक्ट्रॉन की, जो गतिशीलता क्या होती है, द्रव्यमान की व्युत्क्रमानुपाती होती है। ठीक है, अब तीसरा है हमारे पास यहाँ पर, तीसरा हम यहाँ पर लिख लेंगे, हमारे पास है द्रव्यमान, गतिशीलता, और उसके बाद क्या जाएगा हमारा भेदन क्षमता। पूछेगा भेदन क्षमता, भेदन क्षमता निम्न में से किसके साथ सबसे अधिक किसकी होती है। तो जो सबसे भारी होगा भेदन क्षमता उसकी सबसे अधिक होगी। तो सबसे भारी कौन है, न्यूट्रॉन। तो न्यूट्रॉन की सबसे अधिक भेदन क्षमता, फिर प्रोटॉन की, और सबसे कम भेदन क्षमता किसकी होगी, हमारी इलेक्ट्रॉन की। बस ये हमें टेबल के रूप में जब हमारे पास होंगे तो हम क्या करेंगे, क्लियर मान निकाल के दे देंगे। पूछेगा द्रव्यमान सबसे अधिक किसका, न्यूट्रॉन का, सबसे कम इलेक्ट्रॉन का। गतिशीलता सबसे अधिक किसकी, इलेक्ट्रॉन की, सबसे कम न्यूट्रॉन की। वेतन क्षमता सबसे अधिक किसकी, न्यूट्रॉन की, सबसे कम इलेक्ट्रॉन की। ठीक है, एक्यूरेट मान पूछेगा, यहाँ से हम क्लियर करके बता देंगे। उसके बाद आती है कुछ हमारे पास पॉइंट है, मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है, उन पॉइंटों को हम करके लिख लेंगे। ठीक है, पॉइंट लिखेंगे जैसे प्रोटॉन के बारे में, न्यूट्रॉन के बारे में कुछ अलग अलग पॉइंट है छोटे छोटे, उन पॉइंटों को नोट करेंगे। जैसे कहते हैं क्या, नंबर 1 पॉइंट हो जाएगा प्रोटॉन को क्या कहते हैं, एनोड किरण कहते हैं। प्रोटॉन को क्या कहते हैं हम, एनोड किरण कहते हैं। और क्या हो जाएगा, न्यूट्रॉन को तो कोई किरण नहीं कहेंगे, लेकिन इलेक्ट्रॉन को, और इलेक्ट्रॉन को क्या कहेंगे, इलेक्ट्रॉन को क्या कहेंगे हम, कैथोड किरण कहते हैं। तो इन्हें हम कैसे कर याद कर लेंगे, देखो प्रोटॉन 4 पॉजिटिव, प्रोटॉन 4 क्या हो जाएगा, प्रोटॉन से होगा हमारा प्रोटॉन 4 क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। ठीक है, और एनोड भी क्या होता है हमारे पास, एनोड भी क्या होता है हमारे पास, पॉजिटिव। ठीक है, और हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रॉन है, ये होता है हमारे पास इलेक्ट्रॉन ये होता है हमारे पास नेगेटिव। और यहाँ पर कैथोड पे भी चार्ज कैसा होता है हमारे पास, नेगेटिव। ठीक है, तो जैसा है इसी सेम हो जाएगा। इसलिए हम क्या कहते हैं, प्रोटॉन को कहते हैं एनोड किरण, और इलेक्ट्रॉन को कैथोड किरण कहते हैं। ठीक है, अब उनकी खोज करता और लिख लेंगे हम कि एनोड की खोज किसने करी थी, कैथोड की खोज किसने करी थी, और इलेक्ट्रॉन। अब लिखेंगे प्रोटॉन की खोज, प्रोटॉन की
खोज जो करी थी वो किसने करी थी, हमारे रदरफोर्ड ने। किसने करी थी, रदरफोर्ड नामक वैज्ञानिक ने की थी। ठीक है, प्रोटॉन की खोज हो गई। उसके बाद है हमारे पास प्रोटॉन की खोज किसने करी है, रदरफोर्ड नामक वैज्ञानिक ने। और न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी, जेम्स चैडविक। किसने, जेम्स चैडविक ने। ठीक है, जेम्स चैडविक ने। उसके बाद है हमारे पास इलेक्ट्रॉन की खोज। इलेक्ट्रॉन की खोज तो किसने करी थी, इलेक्ट्रॉन की खोज करी थी हमारे जे थॉमसन ने। ठीक है, प्रोटॉन की खोज रदरफोर्ड ने, न्यूट्रॉन की खोज जेम्स चैडविक ने, इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन ने। प्रोटॉन को एनोड किरण भी कहते हैं, इलेक्ट्रॉन को कैथोड किरण भी कहते हैं। ठीक है, अब प्रोटॉन की खोज रदरफोर्ड, न्यूट्रॉन की खोज जेम्स चैडविक, इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन। इससे करेंगे हम ईंट पर नाच। हमारे पास क्या है, ठीक है। ठीक है, इसे क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन, इसे इलेक्ट्रॉन, इसे इलेक्ट्रॉन, इससे हो जाएगा जे थॉमसन। प्लस पास हो जाएगा प्रोटॉन, यहाँ से क्या हो जाएगा प्रोटॉन, यहाँ से क्या हो जाएगा रदरफोर्ड, यहाँ से क्या हो जाएगा हमारा न्यूट्रॉन, यहाँ से हो जाएगा न्यूट्रॉन, और चार से हो जाएगा चैडविक। ठीक है, इससे हम सारे के सारे नाम क्या है खोज करता और उनके नाम याद रखेंगे। ठीक है, ईंट पर नाच। अब हमारे पास इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन हो गया। उसके बाद हम देखेंगे इलेक्ट्रॉन। अब कहेंगे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के लिए पॉइंट और बचे अभी 2 पॉइंट। क्या है, कहते हैं यहाँ पर कि प्रोटॉन जो है परमाणु का सघन क्षेत्र, परमाणु का केंद्रीय सघन भाग जो है वो क्या है, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन है। प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन है। ठीक है, परमाणु के नाभिक में रहते हैं। कौन रहते हैं, हमारे परमाणु के नाभिक में रहते हैं प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन देखो कैसे रहते हैं। ये हमारे पास परमाणु है, ठीक, हमारी कक्षाएं हैं। इसके नाभिक में तो रहेगा प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, बृहत्तम कक्षा में क्या करता है, चारों तरफ चक्कर लगाता है। इलेक्ट्रॉन क्या करता है, हमारे बृहत्तम कक्षा में चारों तरफ क्या लगाता है, चक्कर लगाता है। ठीक है, और जो इलेक्ट्रॉन क्या होगा, नाभिक से दूर चला जाएगा, दूर होने के कारण नाभिक से दूर हो जाएगा, उसी को क्या कहते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन कहते हैं। फ्री इलेक्ट्रॉन यानी कि मुक्त इलेक्ट्रॉन कहते हैं। क्या कहते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन कहते हैं। अब जो हमारे पास जो मेन लाइन जो यहाँ से बनकर तैयार हुई वो ये हुई कि जो धातु के तार में, जो तार हमारे घर में जो वायर होता है, ये जो पोलों पे जो हमारे वायरिंग हुई हुई है घरों में गाँव में, उसमें जो विद्युत धारा चल रही है वो किसके द्वारा चलती है, वो चलती है हमारी फ्री इलेक्ट्रॉन के कारण। उसमें जो फ्लो हो रहा है, बह रही है, वो धारा हमारी किसके द्वारा बह रही है, मुक्त इलेक्ट्रॉन्स के द्वारा। ठीक है, उस धारा का प्रवाह हमारे काय के द्वारा होता है, मुक्त इलेक्ट्रॉन्स के द्वारा। तो विद्युत ठोस धातु के तार में विद्युत धारा का प्रवाह किसके द्वारा, मुक्त इलेक्ट्रॉन्स के कारण। ठीक है, परमाणु का यहाँ से हमने पढ़ा केंद्रीय सघन भाग क्या है, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन है। परमाणु के नाभिक में रहते हैं कौन, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन।
प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन कुछ नहीं, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन क्या करता है, बृहत्तम दिशा में बाहर चक्कर लगाता है। जो इलेक्ट्रॉन नाभिक से दूर चले जाता है तो नाभिक से दूर जाने के कारण वो क्या कहलाता है, फ्री इलेक्ट्रॉन कहलाता है। उसे क्या कहते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन कहते हैं। आप पढ़ेंगे हम फ्री इलेक्ट्रॉन क्या है, मुक्त इलेक्ट्रॉन्स। मुक्त इलेक्ट्रॉन की परिभाषा देखेंगे, ठीक है। यहाँ पर हमने समझ लिया मुक्त इलेक्ट्रॉन्स क्या है। वो लिखेंगे अधिकांश धातुएं, अधिकांश धातुओं के अंतिम कक्षा में एक या दो इलेक्ट्रॉन होते हैं। मतलब क्या है, जो मुक्त इलेक्ट्रॉन्स है तो उसमें क्या है हमारे पास, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है। नाभिक के अंदर क्या है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन है। कि बाहर जो क्या कहते हैं, क्या होता है अपना इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन जो होगा, जो चारों तरफ चक्कर लगाएगा, तो चक्कर लगाने के बाद क्या हो जाएगा, नाभिक से दूर जाने के कारण मुक्त हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन होते हैं अधिकांश कक्षाओं में, कितने होते हैं, अंतिम कक्षाओं में कितने होते हैं, अंतिम कक्षाओं में 1 या 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है हमारे पास, कहते हैं ठोस धातु के तार में, ठोस धातु के तार में धारा का प्रवाह किसके कारण होता है, मुक्त इलेक्ट्रॉन्स के कारण। ठोस धातु के तार से मतलब है जैसे जो हमारे पास वायरिंग है, ठीक है, घर में वायरिंग है, या जो वायरिंग खंभन पे होती है, ठीक है, पोलन पर जो वायरिंग होती है, वो उस वायरिंग में क्या होता है, ठोस धातु का तार। तो ठोस धातु के तार में जो विद्युत प्रवाह करती है, मतलब विद्युत चलती है, किसके द्वारा चलती है, वो मुक्त इलेक्ट्रॉन्स के द्वारा। और एक चीज़ आती है फिर क्या, अपने पास अपघट्य का मतलब है जैसे सेल का आवरण। जैसे हमारे पास का एक प्रकार का ये सेल है, ठीक, ये सेल है, सेल के अंदर इसमें कुछ ना कुछ तत्व है भरा हुआ, तो उसके जो पूरा क्या है हमारे पास अपघट्य हो गया। तो इस अपघट्य में जो धारा का प्रभाव हुआ, जो अपघट्य में धारा का प्रभाव हुआ, वो किसके द्वारा हुआ, आयन के कारण। तो यहाँ पर लिखेंगे ठोस धातु के तार में धारा का प्रवाह मुक्त इलेक्ट्रॉन्स के कारण, किसके कारण, मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण, ठीक है। और अपघट्य में धारा का प्रवाह, और क्या हो जाएगा, अपघट्य में धारा का प्रवाह किसके कारण होता है, आयन के कारण होता है। आयन के कारण होता है, ठीक है। अपघट्य में धारा का प्रवाह किसके द्वारा होता है, आयन के कारण होता है। अपघट्य में धारा का प्रवाह आयन के कारण होता है। अब इसके बाद इसका पहचान कैसे करके लगाएंगे, जैसे मान लीजिए एग्जाम में क्या पूछेगा कि ठोस धातु के तार में धारा का प्रवाह निम्न में से किसके कारण होता है, ठीक है। तो ऑप्शन देगा मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण, आयन के कारण, या इलेक्ट्रॉन के कारण, ठीक है, ये नन ऑफ दीज। तो हम पहचान लगा लेंगे। अपघट्य में भी क्या है हमारे पास, आ है, और आयन में भी क्या है, आ है। तो अपघट्य में भी आ रहा है और आयन में भी क्या है, आ। तो ये दोनों तो कैसे होंगे, आयन और अपघट्य एक साथ। मुक्त ठोस धातु के तार में मुक्त इलेक्ट्रॉन रह जाएगा, ठीक है। ये हम पहचान बना लेंगे हम, ठीक। ठोस धातु के तार में धारा का प्रवाह मुक्त इलेक्ट्रॉन्स के कारण, अपघट्य में धारा का प्रवाह आयन के कारण होता है। उसके बाद हमारे पास आ जाएगा अब आवेश, ठीक है। क्या जाएगा अब, आवेश, जैसे कहते हैं हम चार्ज, ठीक। आवेश हो जाएगा चार्ज। यह पदार्थ का वह गुण है जिससे विद्युत आकर्षण या विकर्षण का क्या होता है, अनुभव होता है। विद्युत आकर्षण या विकर्षण का अनुभव करता है। क्या कहलाता है, हमारा आवेश कहलाता है। आवेश हमारा क्या होता है, हमारे आवेश क्या होता है, Q बराबर I इंटू टी।
क्या होता है, क्यू बराबर आई इंटू टी। इसको मात्रक लिखेंगे तो मात्रक क्या हो जाएगा हमारे पास, मात्रक लिखेंगे क्यू बराबर आई इंटू टी से, तो आई का मात्रक क्या होता है, एम्पियर, क्या होता है एम्पियर, इंटू टी का मात्रक क्या है, समय, ठीक है, एम्पियर इंटू समय मात्रक हो जाएगा। और एसआई मात्रक जब पूछेगा तो एसआई मात्रक, तो एसआई मात्रक इसका क्या हो जाएगा हमारा, क्या हो जाएगा, कूलाम, एसआई मात्रक कूलाम। हाँ, समय की जगह क्या हो जाएगा हमारा, सेकंड, ठीक है, समय की जगह क्या हो जाएगा, सेकंड, मात्रक हो जाएगा एम्पियर इंटू सेकंड, समय का मात्रक है, ठीक है। मतलब फार्मूला को देख के मात्रक लिखेंगे, ठीक है। फार्मूला में हमारे पास अगर पूछ लेगा कि ये कूलाम बराबर क्या होता है, तो कूलाम बराबर क्या होता है, एम्पियर इंटू सेकेंड, एक एम्पियर गुणा एक सेकेंड, या उल्टा करके पूछ सकता है कैसे, कि एक एम्पियर गुणा एक सेकेंड बराबर किसके बराबर होता है, तो हम क्या लिखेंगे, एक कूलाम के, ठीक है, एक कूलाम के। अब उसके बाद हम लिखेंगे क्यू, अब इसका एक और होता है, ठीक है, क्यू बराबर आई टी हो गया, ठीक है, और एक होता है क्यू बराबर एन ई, क्यू बराबर क्या होता है, एन ई। एक फार्मूला हमारे पास होता है इसका, क्यू बराबर एन ई, ठीक है, क्यू बराबर एन ई, ठीक है, क्यू बराबर एन ई है यहाँ पर, और क्यू बराबर क्या है, आई टी है, तो आई इंटू टी बराबर क्या लिख सकते हैं हम इसे, आई इंटू टी बराबर क्या लिखते हैं, एन ई, एन ई भी लिख सकते हैं, ठीक है। और जहाँ आई धारा है, टी समय है, और एन त्यागेगा या ग्रहण करेगा इलेक्ट्रॉन की संख्या है, और ई बराबर इलेक्ट्रॉन की संख्या, एन यहाँ पर त्यागे या ग्रहण करेगा इलेक्ट्रॉन की संख्या है, ठीक है, और ई केवल इलेक्ट्रॉन की संख्या है, ठीक। इस तरह से हमारे पास फार्मूला आ जाएगा, ठीक है। पास इसका सी जी एस मात्रक, सी जी एस मात्रक क्या हो जाएगा हमारे पास, सी जी एस मात्रक हो जाएगा हमारा स्टेट कूलाम, टी ए टी ई, स्टेट कूलाम, ठीक है, स्टेट कूलाम हो जाएगा। अच्छा, इसमें जो होता है हमारे धन या ऋण शब्द है एक, ठीक है, धन या ऋण शब्द का मतलब है इसमें धनायन होता है और ऋणायन किसके द्वारा उत्पन्न होता है, हमारे आवेश के द्वारा। आवेश में क्या होता है, धनायन और ऋणायन। इस शब्द की चर्चा किस वैज्ञानिक ने करी थी, बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। आवेश में ऋण तथा धन तथा धन शब्द की चर्चा जो करी थी, चर्चा, ठीक है, बेंजामिन फ्रैंकलिन, सही है नहीं है, कहते हैं आवेश के लिए धन और ऋण शब्द का सर्वप्रथम बेंजामिन फ्रैंकलिन ने किया था, हमारे पास क्या सी जी एस मात्रा क्या हो गया, स्टेट कूलाम। अब क्या है हमारे पास, लिखेंगे आवेश में ऋण तथा धन की चर्चा सर्वप्रथम बेंजामिन फ्रैंकलिन नामक वैज्ञानिक ने की थी, ठीक है। और दूसरे वैज्ञानिक कौन से, एक थेल्स थे। थेल्स ने क्या बताया था, एक वैज्ञानिक कौन थे, थेल्स ने क्या बताया, थेल्स ने क्या करा, एक कांच की छड़ ली, दूसरा क्या लिया हमारा, कपड़ा, एक कांच की छड़ और एक कपड़ा, तो उन्होंने क्या करा, कांच की छड़ को कपड़ा से रगड़ने पर यह पाया कि कांच के जो कुछ कण थे वो किस पर, कपड़ा पर लग जाते हैं, ठीक है, तो कांच की छड़ कण को त्यागने के कारण क्या हो जाती है, धनायन, तथा कपड़ा जो है हमारा ग्रहण करने के कारण इलेक्ट्रॉन को या कणों को क्या करता है, ग्रहण करने के कारण क्या हो जाता है, वो ऋणायन कहलाता है। देखो जो त्याग रहा है वो क्या है, धनायन, ऐसा ना त्यागने वाले को ऋणायन कर दो और ग्रहण करने वाले को धनायन, ठीक है, त्यागने वाला धनायन हो जाएगा और ग्रहण करने वाला ऋणायन, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, थेल्स के अनुसार
जब कांच की छड़ तथा एक कपड़ा को लिया गया तथा आपस में दोनों को रगड़ने पर यह पाया गया कि कांच की छड़ जो क्या कर रही है, कण को त्यागने के कारण कांच की छड़ कणों को त्यागने के कारण क्या हो जाती है? त्यागने के कारण धन आयन तथा कपड़ा कणों को ग्रहण करने के कारण कणों को ग्रहण करने के कारण क्या हो जाता है? हमारा ऋण आयन हो जाता है। ऋण आयन हो जाता है। ठीक है, हो जाता है। कैसे हो जाता है? देखो, जो इसके पास धन है वो तो